उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं अभी लेना चाहता या मैं नहीं बताना चाहता कि किन की तरफ से था, लेकिन मैसेजेस उन्हें कन्वे होते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की एक ऐसी लॉबी है, वो ये नहीं बताते थे कि कोई प्रेशर है उनके ऊपर या नहीं है। आज ऑफिशियली पहली मर्तबा उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। एक साफ़ी ने उनसे सवाल भी किया था कि जिन लोगों के नंबर आपने ब्लॉक कर दिए हैं क्या वो अनब्लॉक हो गए हैं, तो इमरान खान साहब ने हंसते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। पेशावर से वापस इस्लामाबाद जा रहे हैं। पेशावर में आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात हुई है। वैसे उन्होंने डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों को आज बुलाया हुआ था और काफ़ी लंबी उनसे मुलाकात हुई, ब्रीफिंग हुई, और उसके बाद हमें ये मौका मिला कि उनसे अलग भी मुलाकात करें। और 4 लोग उनसे हमारी किले में मुलाकात हुई, जिसमें मैं था, अब्दुल कादिर, उमर जट और अब्बास मीर। और कुछ क्वेश्चंस भी थे और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें भी थी जो हम उनसे पूछना चाह रहे थे। ख़ास तौर पे ये जो उनका लॉन्ग मार्च हुआ है, और अचानक एक सरप्राइजिंग था सबके लिए कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया और 6 दिन का वक्त दे दिया। तो बड़ी उनसे आज तफसीली गुफ्तगू हुई, इस वीलॉग में उस हवाले से आपको बताएंगे। एक तो कुछ चीज़ों के ऊपर जैसे रिपोर्ट भी हो चुका है, इमरान खान ने वजाहत दी। एक तो मलिक रियाज की जो ऑडियो थी आसिफ जरदारी से मुतल्लिक, इमरान खान ने जो एक ऑफ़र की थी मुबैना तौर पर, उसकी उन्होंने तरदीद की और उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो 26 साल से इन्हीं लोगों, जरदारी और नवाज शरीफ को एक जैसा समझता रहा, और अगर अब जाकर उनसे मदद मांगनी थी तो मेरी सारी जदोजहद का मकसद क्या था। दूसरा, इसराइल के ऊपर उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये कहा कि जब वो हुकूमत में थे तो उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर था और ये बताया जाता था कि जी हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम अगर इसराइल को तस्लीम कर लें। उन्होंने कहा अमेरिका की कोशिश है कि मुस्लिम ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाया जाए, और हमारे ऊपर भी दबाव था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये दबाव तस्लीम नहीं किया, क्योंकि ये जिस दिन इसराइल को तस्लीम कर लिया तो हम नज़रिया पाकिस्तान से हट जाएंगे। और कश्मीर का भी उन्होंने हवाला दिया, उस हवाले से भी उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। कुछ खबरें ये चली थी कि पीटीआई असम्बलियों में वापस आ रही है, उस पर उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि कोई चांस ही नहीं है, आउट ऑफ क्वेश्चन उन्होंने कहा कि असम्बलियों में वापसी का कोई चांस नहीं है, हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं। और इनका मकसद ये है कि हमारे कुछ लोगों को तोड़ दें और उसके बाद दोबारा से उन हलकों पे इलेक्शंस करवाए जाएं। इसके अलावा उनसे आज की जो मुलाकात है, इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे सवालात इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और डायरेक्टली पाक फ़ौज के हवाले से उनसे हुए, लेकिन इमरान खान जो इससे पहले भी हमारी उनसे मुलाकातें होती रही हैं, वो पहले खुलकर बात करते थे या हवाला देते हुए न्यूट्रल्स, इस्टेब्लिशमेंट और पूरी तफसील पहले बयान करते थे, जिस तरह से वो खुलकर बात करते भी हैं। लेकिन आज की मुलाकात में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या फ़ौज के हवाले से जो भी सवालात हुए हैं, उनका एक बड़ा सतही सा, पार्शली सा जवाब दिया है, वेल लेफ्ट जिसको आप कहें, कि स्पेसिफ़िकली जब वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं इस पर बात नहीं करना चाहूँगा। नए आर्मी चीफ़ की तैनाती पर बात की, उन्होंने कहा जी कौन है, मैं तो जानता ही नहीं किसी को। यानी उन्होंने इस तरह बिहेव किया जैसे वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। मेरे साथ अब्दुल कादिर मौजूद हैं। अब्दुल कादिर भी यहाँ पर जो हमारी अलग से मुलाकात हुई थी उसमें भी मौजूद थे, जो मेन मीटिंग थी उसमें भी मौजूद थे, और लॉन्ग मार्च को इमरान खान के कंटेनर के साथ कवर करते रहे। अब्दुल कादिर, एक तो ये बताएं कि इस मुलाकात से आपकी अपनी पर्सनल क्या असेसमेंट या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डिटेल के साथ, और इतने ज़्यादा चूँकि लोग थे तो मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होंगे और ऐसी खिचड़ी सी बन जाएगी, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त एक सेशन हो गया। और ख़ास तौर पे वो जो 2 सवाल मैंने उनसे पूछे, उससे एक तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी निकल आई, प्लस वो सिचुएशन भी थोड़ी क्लियर हो गई। और बहुत सारे लोग ये कभी कभी हम पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप सख्त क्वेश्चन नहीं करते या आप जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात नहीं करते। तो आज उनसे पूछा, बिल्कुल मलिक रियाज के हवाले से वैसे अभी तक कोई पार्टी का रिएक्शन नहीं आया था, तो अब्दुल कादिर वाज द फर्स्ट जिन्होंने ऑफिशियली इसके ऊपर उनसे बल्कि कहा भी कि आप इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहें तो उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्ड भी किया। क्या बताया? मैं ये जानना चाह रहा था कि इतना एक शोर मचा हुआ टेलीविज़न पर मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की ऑडियो को लेकर। बेशक उनका जो स्पोक्स पर्सन है उनका एक ट्वीट आया, लेकिन वो एनफ नहीं है, आपको अपनी पोजीशन भी क्लियर करनी है। तो इमरान खान की ज़ुबान से अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया था, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि एक तो इसराइल वाला सवाल था,
क्योंकि अभी वो उनकी सारी गुफ्तगू के दौरान इज़राइल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जब उनकी अपनी हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये एकदम से बातें बहुत ज़्यादा चल निकली थी। तो आज ये 2 सवाल बड़े रेलिवेंट थे कि क्या जब आप इस मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे, आपके पास हुकूमत थी, आप वज़ीर आज़म थे, तो क्या उस वक्त भी इज़राइल को तस्लीम करने का प्रेशर था आपके ऊपर? क्योंकि उस वक्त हर सवाल के जवाब में इमरान खान साहब यही कहते थे, देखिए हमारी पॉलिसी ये है कि हम ये नहीं कर सकते, अगर हमने ये किया तो वो कायदे आज़म के नज़रिए की नफ़ी होगी। लेकिन वो ये नहीं बताते थे कि कोई प्रेशर है उनके ऊपर या नहीं है। आज ऑफिशियली पहली मरतबा उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और कहा कि हमें ये कहा जाता था कि इज़राइल को तस्लीम करें, लेकिन किन लोगों की तरफ से कहा जाता था वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बता सकता, अभी नहीं बता सकता। लेकिन पैगाम ये आता था कि देखें हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना है। इसका मतलब ये है कि वो जो पैगाम आता था वो इस मुल्क से ही कहीं से आता था। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं अभी लेना चाहता या मैं नहीं बताना चाहता कि किन की तरफ से था, लेकिन मैसेजेस उन्हें कन्वे होते थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका की एक ऐसी लॉबी है, अमेरिका के ज़ेरे असर एक ऐसी लॉबी है जो ये कोशिश कर रही है कि मुस्लिम ममालिक से फ़र्दन इज़राइल को तस्लीम कराया जाए। आपने देखा UAE ने भी कर लिया, फिर और भी कुछ ममालिक ने किया, सऊदीया ने, और अब जो है वो पाकिस्तान की तरफ दबाव आ रहा था। तो ये तो क्लियर होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन उनसे मलिक रियाज की ऑडियो के हवाले से था, और वो भी मैंने उनसे कहा अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते, अगर वो ना देते इस क्वेश्चन का आंसर तो ये तो बात कंफर्म हो जाती कि ये उनकी एक NRO लेने की कोशिश थी। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज़ में पहले वो मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि 26 साल तक मेरी कोशिश रही है, 26 साल से मेरा एक ही मौक़िफ़ रहा है आसिफ जरदारी को लेकर कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है और ये दोनों एक ही हैं। तो जो काम मैं 26 साल तक नहीं कर सका वो मैं अब इस मौके पर करता। तो इसका मतलब है कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी और मलिक रियाज के दरमियान होने वाले उस राब्ते की जो उन्हें बेस बनाकर किया जा रहा है उसकी उन्होंने तरदीद किया है कि मेरा या मेरे कहने पर ये कोई राब्ता नहीं। हाँ, अगर दो लोगों के दरमियान आपस में कोई राब्ता है तो उसका इमरान खान ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। बाकी ओवरऑल जो बातें थी वो FIA के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। वो जुल्करनैन सिकंदर का एक इंटरव्यू हमने कल ARY पर देखा, वो कह रहे हैं कि ये ओपन एंड शट केस था, अगर ज़रा सा इसको तरीके से चलाया जाता तो 1.5 साल के अंदर अंदर शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सज़ा हो सकती थी। लेकिन ये नहीं होने दिया गया, और 10 अप्रैल को जिस रात इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, जुल्करनैन सिकंदर को जो FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जिन्हें बाद में मुअत्तल कर दिया गया, उन्हें मुअत्तल करने से पहले ये पैगाम भिजवाया गया कि अब आप इस केस को परसू नहीं करेंगे। और मैं जानकर ये हैरान था जब वो TV पर ये इंटरव्यू दे रहे थे कि मुझे बताया गया कि अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज वज़ीर आला होंगे, इसलिए अब आप इस केस को आगे ना बढ़ाएं। तो उन्होंने कहा जो 40 अरब रुपए के केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के FIA में भी, NAB में भी, अब इनको तो ये आगे परसू ही नहीं कराएंगे। फिर जो वहाँ पर हो रहा है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की कि ये तो जमहूरियत का मजाक उड़ाने वाली बात है कि राजा रियाज जैसा बंदा अपोजिशन लीडर बना हुआ है, मतलब जिसको उनकी पार्टी डिसोन कर चुकी है, कह चुकी है कि ये हमारा बंदा नहीं है, उसी बंदे को उन्हीं की पार्टी के खाते में डाल के आपने अपोजिशन लीडर बना दिया। तो ये तो मजाक है, सरासर नहीं होना चाहिए। और बड़े अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने आखिर में कहा कि अब तो रूल ऑफ लॉ की इस मुल्क में कब्र ही खुद चुकी है। तो ये बड़ा एक जो पेन था वो फील कर पा रहा था। लेकिन ओवरऑल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जब आपकी मेरी अब्बास भाई की उम्र की अलग मुलाकात हुई तो हमने देखा वो बड़े मुतमईन और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में चल रहे हैं, हालांकि उनको पता है कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, उनकी हुकूमत शायद अभी वापस इक़्तिदार में या वो हुकूमत में ना आ सके और उनके लिए हर जगह जगह पर हर्डल्स क्रिएट की जा रही हैं, लेकिन स्टिल वो अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए बड़ी ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं। और एक पॉइंट मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा कि ये जो अमेरिका और वो बरतानिया है वो ये समझते हैं कि मैं एंटी वेस्ट हूँ, जो कि वो नहीं है। और जो ये हालिया रिएक्शन सामने आया है उससे ये ममालिक घबराए हैं थोड़ा सा। जी हाँ, पब्लिक प्रेशर जो है उसकी वजह से अब ये ममालिक थोड़ा सा घबराना शुरू हुए हैं और उनके ऊपर प्रेशर आया है। और उन्होंने कहा कि मेरे हुकूमत से निकलने का या शहबाज शरीफ की हुकूमत में आने का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा था वो या तो हिंदुस्तान को हुआ या इज़राइल को हुआ। तो आज का उनका जो एक मकसद था वो उन्होंने 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने जो इन्फ्लुएंसर्स थे या यंग लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव को लेके आगे चल रहे हैं, किसी एक पार्टी का नहीं, जो फैक्ट बेस्ड नैरेटिव है उसको अगर आगे लेके चल रहे हैं, तो उन लोगों को बुला के उन्होंने कहा कि आप लोगों ने इन 2-3 बातों की तरफ तवज्जो रखनी है।
और उनमें से एक तो मामला इजराइल का है जिसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि ये है, और दूसरा उन्होंने कहा कि जब लोगों ने इन चोरों को इकट्ठे देखा है, सबको इकट्ठे देखा, तो लोगों का बयान ही बदल गया। हम शायद इतना पॉपुलर ना होते, ये बात वो तस्लीम कर रहे हैं, हाँ वो ना होते, लेकिन हम ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ बाहर बैठ के लोगों को कह रहा था कि हमने इलेक्शन में जाना है, हमें इलेक्शन चाहिए, तो उन्होंने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ की पार्टी के टिकट की वैल्यू बढ़ गई थी। लेकिन चूँकि इन्होंने, कौम ने सारे चोरों को इकट्ठे होते देख लिया, तो ये सारा नैरेटिव शिफ्ट हो गया, जिसकी उन्होंने एग्जांपल दी कि ये लोग चाहते थे कि पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए, जो मगरबी मुल्क हैं या अमेरिका जैसे मुल्क हैं, वो पाकिस्तान को अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए एज अ टूल इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये चाहता था कि हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने एग्जांपल दी कि रूस से जो वो तेल ख़रीदना चाह रहे थे वो नहीं ख़रीद सके, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट भारत ने उठाया और $2 अरब उन्होंने 2 महीने में बचा लिए। 2 महीने में $2 अरब उन्होंने बचाए, और हम $1 अरब के लिए IMF के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। सवाल उनसे पूछा गया कि आर्मी चीफ जो नए हैं वो कौन होंगे, तो उन्होंने कहा कि सच्ची बात यह है कि मैं ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि मैंने नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से सोचा ही नहीं था, और मैं इन लोगों को जानता नहीं हूँ और मुझे नहीं पता कि कौन होंगे। अब बतौर चीफ़ एग्जेक्टिव अगर मैं ये सोचूं कि ऐसा मुश्किल लगता है, ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि इमरान खान जो टॉप टियर के जर्नैल हैं या जो मुमकिन आर्मी चीफ हो सकते हैं उनके बारे में ना जानते हों। वो यकीनन जानते होंगे, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि उन्होंने अभी कोई फ़ैसला ना लिया हो कि मैंने, जिस तरह लोगों के जहनों में ये बात है कि वो जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, तो हो सकता है उनके माइंड में ये प्लानिंग ना हो, कुछ उन्होंने और सोच रखा हो। तो हम जो भी बातें उनके सामने, जब हमारी अलग भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा मैं तुम लोगों से बेहतर जानता हूँ सिचुएशन को। बार बार जो चीज़ हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वो कह रहे थे कि आपको क्या लगता है कि मैं इस पार्टी के लोगों को या मैं इस सारी सिचुएशन को नहीं जानता। और जब वो लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के हवाले से भी बातचीत हुई, तो उन्होंने क्लियर किया, बड़े दो टोक अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर मैं ये धरना कॉल ऑफ नहीं करता तो फिर खून खराबा होना था, ब्लड शेड होना था। उनके पास इतना ज़्यादा स्क्वाड था, उनके अपने लोगों के पास स्क्वाड था। जब इमरान खान ये कहते हैं कि हमारे लोगों के पास असला था, तो उसका मतलब ये नहीं कि कारकुनों के पास असला था। जो उनके काफ़िले के साथ जो ऑफिशियल्स आए हुए थे, उनकी सिक्योरिटी के पास जो बैठे हुए लोग थे, उनके पास असला था। जीबी से बड़ा काफिला आया हुआ था, उनके गार्ड्स थे, उनके पास असला था, और बहुत कुछ हो रहा था। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके इर्द गिर्द इमरान खान साहब ने सारी चीज़ को घुमाया है। और फिर एक साफ़ी ने उनसे सवाल भी किया था कि जिन लोगों के नंबर आपने ब्लॉक कर दिए हैं, क्या वो अनब्लॉक हो गए हैं? तो इमरान खान साहब ने हंसते हुए कहा कि अभी इस सवाल का जवाब मैं नहीं देता, जो दूसरा सवाल आपने पूछा है उसका जवाब मैं दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो वही मैंने जो बात की है कि आपको लगता है कि थोड़ा सा सेफ खेलें आज इस पिच के ऊपर। अच्छी बात है, होना भी ये चाहिए। आपको ये तासुर देना ही नहीं है कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। मैं तो PTI के जितने वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनसे भी यही कहता हूँ कि जब आपकी लीडरशिप की तरफ से ये मैसेज नहीं जा रहा कि आपने एंटी आर्मी होना है या आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जब इमरान खान कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा इस मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है, तो इससे क्लियर कट मैसेज क्या हो सकता है? जब अब ठीक है, उनका किसी एक शख्स से किसी ज़ाती हैसियत में अगर कुछ चीज़ है, तो किसी पूरे लोग कहते हैं जी हमारा दिल टूटा है इसलिए हम रिएक्ट करते हैं। ज़ाहिर बात है, वो एक रिएक्शन है, लेकिन जो रिएक्शन को जिस तरीके से वो उसका इजहार कर रहे हैं, वो उनके अपने पार्टी के नैरेटिव के लिए और ख़ुद इमरान खान साहब के लिए डेंजरस है। कोई भी पार्टी इस बयानिए के साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती कि आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं या आप एंटी आर्मी हैं। आज उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को लाने का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा इंडिया और इजराइल को हुआ, और जो एंटी आर्मी लॉबी है वो सबसे ज़्यादा खुश है। उन्होंने हुसैन हक्कानी का हवाला दिया कि वैसे लोग खुश हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान खुद को एंटी आर्मी नहीं कह रहे, ना अपने लोगों को आर्मी के अगेंस्ट आके खड़ा कर रहे हैं। अगर उन्होंने धरना भी ख़त्म किया तो सुप्रीम कोर्ट के बाद वन ऑफ द सो मैनी रीजंस ये भी था कि आपकी आर्मी को कॉल ऑन कर लिया गया था, और इमरान खान किसी सूरत ये नहीं चाहते थे कि उनके कारकुनान और आर्मी आमने सामने हो और फिर वो बाद में एक ऐसा नैरेटिव बन जाए जिसको अपोजिशन इस्तेमाल करे। तो इमरान खान ने, अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे और वो ये बड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं, तो ये उनकी स्ट्रेटजी के साथ साथ उनकी बेहतरीन हिकमत अमली है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ अब्दुल कादिर से कि वैसे भी लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जो भी इख्तलाफात हो सकते हैं शख्सियात के साथ, लेकिन असल एहतराम ओहदे का और इदारे का होता है, और वो एहतराम बहरहाल कायम रहना चाहिए कि इस मुल्क को फ़ौज की बहुत ज़रूरत है, और अफ़वाज पाकिस्तान ही हमारी सलामती की भी ज़ामिन है और हमारी बका की भी ज़ामिन है।
तो आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू अब्दुल कादिर ने भी आपसे की और साथ साथ इमरान खान की मुलाकात में जो बातें हुई वो भी हमने आपसे शेयर की। बातचीत देखते रहें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।